ये किस चीज का वायर है ये अच्छा ओके। चले दोस्तों शांति बनाइए, तो बिल्कुल शांत हो जाइए। 4 नंबर चैप्टर खत्म हो गया है और प्रश्न 1 से लेकर 4 तक जिनको भी याद नहीं हुआ है तो समझ जाइए कितना पीछे है आप, क्योंकि बहुत आदमी का रिजल्ट मेरिट में रुका है और आप चाहते हैं कि आप भी उसके साथ हो जाए, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सीधा तब सवाल है कि आपको नौकरी होने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात तो है कि प्रश्न क्यों नहीं याद हो रहा है, तो क्यों नहीं याद हो रहा है इसका एकमात्र कारण हो सकता है कि आप घर पर बैठते नहीं है, क्योंकि जो बैठेगा वो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको याद होगा। बाकी हम समझाने में तो कोई कसर रखते नहीं है, जितना हमको आता है उतना समझा देते हैं। तो पहला से लेकर के चौथा चैप्टर तक जिनको जिनको प्रश्न याद हो गया है तो समझिए आपका तैयारी बेहतर चल रहा है। याद नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप तीनों दिन पीछे जाइएगा और एक दिन रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा, ठीक है ना। एकदम याद करके रखिए, तो जिस दिन मूड खराब हुआ सबको हौक देंगे भाई, याद नहीं रहेगा तो। लाइट चलाइए ओके। चलिए दोस्तों, आज 5वें नंबर चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जिस तरह से हमने चौथे चैप्टर में ये देखे थे कि इस पृथ्वी पर पौधे कैसे कैसे, यानी कि चौथे चैप्टर में हम पौधों की दुनिया की सैर कर रहे थे और कैसे कैसे पौधे इस पृथ्वी पर हैं। निश्चित तौर पर आप इसको समझ गए होंगे और पौधों की कुछ कुल 5 फाइलम के बारे में हम पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 फाइलमों के माध्यम से पौधों की पहचान निश्चित तौर पर आपके मस्तिष्क में बन गया होगा। तो पृथ्वी पर कई ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ तना कुछ भी नहीं होते, कई ऐसे पौधे हैं जो पृथ्वी पर 3-3 हजार 4-4 हजार साल से आज भी जिंदा लहला रहे हैं। तो पौधों की दुनिया में कई विविधताएं थी और जिन विविधताओं को हम थैलोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक पढ़ते पढ़ते समझे। ये जो 5वां चैप्टर है इसका नाम है एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। और इस एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम यह समझने के प्रयास करेंगे कि इस पृथ्वी पर कैसे कैसे जंतु हैं, कैसे कैसे पौधे हैं। ये आप समझ चुके हैं ना, थैलोफाइटा पौधे कैसे होते हैं, ब्रायोफाइट पौधे कैसे होते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट की क्या विशेषताएं हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट की क्या विशेषताएं हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, प्रश्न बनाए थे ना, याद कर लिया ना। अब इस चैप्टर में हम जंतुओं की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और जंतुओं की दुनिया में पौधों से ज्यादा विविधताएं मौजूद हैं, यानी जितने प्रकार के पेड़ पौधे देखे उससे कई अनगिनत प्रकार के इस पृथ्वी पर जंतु पाए जाते हैं। तो जंतु की दुनिया की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो पौधों से काफी ज्यादा है। कहने का मतलब कि इस पृथ्वी पर पौधे की जितनी जातियां हैं उसका दुगुना तिगुना जातियां अलग अलग जंतुओं की इस पृथ्वी पर है। तो यही समझना है कि इस पृथ्वी पर कैसे कैसे जंतु हैं, उन जंतुओं में क्या खास विशेषताएं पाई जाती है। निश्चित तौर पर आप अपने आसपास जंतु देखते हैं, सब एक प्रकार के हैं नहीं है। आदमी आदमी है, मछली मछली है, घोंगा देखे है ना, घोंगा अर्थवर्म देखे है ना, सब जंतु ही है, लेकिन उनमें कितनी ज्यादा अंतर है ये आप समझ ही रहे हैं। तो आखिर इस पृथ्वी पर जंतु है कैसे कैसे, इसी के बारे में आपको पता चलेगा क्या पढ़ते पढ़ते एनिमल किंगडम। लेकिन एनिमल किंगडम में जो जंतु है उनमें से एनिमल किंगडम में जो जंतु है उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले उन विशेषताओं को हम समझ लेते हैं कि आखिर जंतुओं में कौन सी विशेषता पाई जाती है। जैसे पौधे के बारे में हम पढ़े थे कि पौधा कोई भी उसमें क्लोरोफिल होगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, स्वपोषण होगा उसमें, कोई भी पौधा चाहे थैलोफाइटा हो या फिर एंजियोस्पर्म हो। तो पौधा वो है जिनके कोशिका में क्लोरोफिल है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जिनमें स्वपोषण होता है, वो पौधा है, वो प्लांट है। प्लांट के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें जड़ तना पत्ती होगा ही होगा। ठीक उसी तरह जंतुओं की भी कुछ विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जंतु की क्या विशेषताएं होती है, फिर हम एक एक करके जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जंतु की सबसे बड़ी विशेषता की जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल हैं, सारे के सारे एनिमल मल्टी सेलुलर है। क्या है दोस्तों, मल्टी सेलुलर है। जितने एनिमल है सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। और किन कोशिकाओं से निर्मित है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित है। किन कोशिकाओं से निर्मित है, जितने भी जंतु हैं सभी के सभी बहुकोशिकीय हैं और विकसित यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। अर्थात कोई भी जंतु ऐसा नहीं है जो यूनिसेलुलर होता हो। यूनिसेलुलर जो है उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसे हम एनिमल नहीं कहते हैं। क्या हम बैक्टीरिया को एनिमल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। प्रोटोजोआ को एनिमल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, वो यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर वाला को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अगर कोई जंतु है, एनिमल है, तो निश्चित तौर पर वो बहुकोशिकीय होगा और बहुकोशिकीय होने का मतलब है कि आंखों से दिखाई देंगे। एक कोश के जीव आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से केवल कौन दिखाई देते हैं, बहुकोश के जीव दिखाई देते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। तो जंतु की पहला विशेषता समझ गए। यूकैरियोटिक तो हम कहने की बात ही नहीं, आप जानते हैं कि 5 किंगडम में केवल एक ही किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक है, बाकी 5 में से 4 में क्या है। तो निश्चित तौर पर जब बात एनिमल किंगडम की हो जाती है तो आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका से केवल मुनरा किंगडम के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ही बने हुए हैं, बाकी सारे के सारे किन कोशिकाओं से बने हुए हैं। क्लियर हो गया, पहली विशेषताएं समझ गए। जो जंतु होगा वो एक कोश के नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, बहुकोश के होगा। जंतु का मतलब कि शरीर उसका क्या है, बहुकोश के। अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि एनिमल किंगडम के सारे जीव या सजीव या जंतु क्या है, मल्टीसेलुलर है। क्या है दोस्तों, मल्टीसेलुलर है। वैसे भी 5 किंगडम में मुनरा और प्रोटिस्टा में केवल यूनिसेलुलर है, फंगी में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों है, और प्लांटी और एनिमिलिया में केवल और केवल कैसे जीव है, मल्टीसेलुलर। तो जंतु की पहली विशेषताओं को आप समझे कि नहीं समझे। दूसरी विशेषता है कि जितने भी जंतु है उसमें हेटेरोट्रोफिक
न्यूट्रिशन होगा। उसमें कैसा न्यूट्रिशन होगा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, यानी उसमें स्वपोषण नहीं होगा, उसमें क्या होगा? परपोषण होगा। जितने भी जंतु हैं किसी में स्वपोषण नहीं होगा। सारे के सारे जंतु में पोषण की कौन सी विधि होती है? परपोषण होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य सजीवों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मानव भी एनिमल है। मानव में भी परपोषण होता है। हम अपने भोजन के लिए या तो पौधों के उत्पाद पर निर्भर है या फिर जंतुओं के उत्पाद पर निर्भर है कि ना है? मानव में भी कैसा परपोषण होता है? तो जंतु कोई भी स्वपोषी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो वही कारण है कि जंतुओं के कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और आप जानते हैं कि स्वपोषण होने के लिए क्लोरोफिल का कोशिका में होना अनिवार्य है। क्लोरोफिल के अभाव में स्वपोषण संभव नहीं है। कुछ अपवाद है, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन क्लोरोफिल के अभाव में स्वपोषण संभव नहीं है। किसी भी जंतु के कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण कोई भी जंतु जो है वह स्वपोषी नहीं होते हैं। प्रत्येक जंतु, चाहे वो फिर मानव हो, चाहे छोटा से छोटा जीव, अर्थवर्म क्यों न हो, सब में कैसा पोषण होता है? तो पहली विशेषता जंतु की समझ गए कि सारे के सारे जंतु परपोषी होते हैं। सारे के सारे जंतु में कैसा पोषण? सवाल सीधे पूछेगा कि एनिमल किंगडम के जीवों में कैसा पोषण होता है? परपोषण होता है। प्लांट किंगडम के जीवों में कैसा पोषण होता है? स्वपोषण होता है। अमोनरा प्रतिष्ठा में स्वपोषण परपोषण दोनों होता है। फंगी में भी केवल क्या होता है? परपोषण। तो 5 में से 2 किंगडम, मोनरा और प्रोटिस्टा, जो आप पढ़ चुके, उनमें स्वपोषण परपोषण दोनों हो रहा था। हालांकि जीव अलग अलग थे, यानी कि जो स्वपोषण कर रहा था वो परपोषण कर रहा हो। ऐसा एकमात्र जीव युगली ना हो जिसे जब मन स्वपोषी हो जाता है और जब मन परपोषण होने लगता है, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई और नहीं है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के जीवों में स्वपोषण परपोषण दोनों होता है। और बच गया फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया में। तो फंगी और एनिमिलिया में हमेशा परपोषण होता है और प्लांटी में हमेशा स्वपोषण होता है। तीसरी विशेषता की भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु का जो शरीर है, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु के शरीर, एनिमल का जो बॉडी है, वह शरीर या तो 2 स्तर का बना हो सकता है या 3 स्तर का बना हो सकता है। भिन्न भिन्न जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का बना हो सकता है या फिर 3 स्तर का बना हो सकता है। जब शरीर 2 स्तर का बना हो तो उसमें एक परत होता है, बाहरी परत होता है एक्टोडर्म का, और भीतरी परत होता है दोस्तों इंडोडर्म का। भीतरी परत होता है इंडोडर्म का। और जब 3 स्तर का शरीर हो तो एक इसमें तीसरा परत जो बीच वाली परत होता है उसे क्या कहते हैं? मेसोडर्म कहते हैं। इसमें भी पहला परत आपको एक्टोडर्म, पहला परत ऊपर वाला परत एक्टोडर्म, इसको दूसरा बनाइए क्योंकि यह बीच वाली परत है, और तीसरा परत होता है क्या? इंडोडर्म का। तीसरा परत क्या होता है? तो जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का बना होगा या फिर 3 स्तर का। जो जंतु कम विकसित होंगे उसका शरीर 2 स्तर का, जो जंतु अधिक विकसित होंगे उसका स्तर, जैसे मानव का शरीर 3 स्तर का बना है। ऊपर में त्वचा है, फिर उसके नीचे मांसपेशी है, अब फिर सबसे नीचे आहार नाल है, सबसे नीचे आहार नाल है कि नहीं है? हम लोगों का शरीर 3 स्तर का बना, ऊपरी त्वचा, ऊपरी स्तर त्वचा है, उसके नीचे मांसपेशियां है, और सबसे भीतर में दोस्तों रक्तवाहिनियां, आहार नाल फैले हुए। तो जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का हो सकता है या 3 स्तर का। कम विकसित है तो 2 स्तर का, अधिक विकसित है तो। और शरीर के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? आप पौधे के बारे में पढ़े होंगे। पौधे के सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। वैसे उसका संबंध मतलब एपिडर्मिस का उपयोग जंतुओं के लिए भी होता है, लेकिन जंतुओं के शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। जंतुओं के शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जंतुओं के शरीर के सबसे भीतरी परत को, जंतुओं के शरीर के मध्य परत को। हालांकि मध्य परत सभी जंतुओं में नहीं होते हैं, बाहरी और आंतरिक परत सभी जंतुओं में होते हैं। मध्य परत जो है वो सभी प्रकार के जंतु में नहीं होते हैं, केवल विकसित जंतु में होते हैं। अब सवाल यह है कि कौन से जंतु 2 स्तर के होते हैं, कौन सा जंतु 3 स्तर का होता है, या कैसे पता लगेगा दोस्तों? तो यह पता लगेगा जब हम एक एक करके जंतुओं के बारे में पढ़ते जाएंगे ना, तो वहां पर हम क्लियर कर लेंगे कि कौन सा जंतु 2 स्तर का है और कौन सा जंतु। लेकिन इतना तो क्लियर है, जंतु का शरीर ना तो 1 स्तर का होता है ना ही 4 स्तर का होता है। जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का होगा या फिर, जब जंतुओं का शरीर का स्तर 3 हो तो मध्य स्तर को क्या कहेंगे? बाह्य परत को, आंतरिक परत को। डायरेक्ट सवाल आ जाता है दोस्तों कि जंतुओं के शरीर के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जंतुओं के शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जंतुओं के शरीर के मध्य परत को क्या कहते हैं? तो 3 विशेषताएं समझे कि नहीं समझे? ठीक है, जितने भी जंतु हैं सारे के सारे क्या होते हैं? बहुकोषीय होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? बहुकोषीय होते हैं। जितने भी जंतु हैं सब में क्या होता है? परपोषण होता है। और इसका मतलब ये भी है कि जंतु एक कोष के नहीं हो सकते हैं, जंतु में स्वपोषण नहीं हो सकता है। जंतु का शरीर या तो 2 स्तर का होगा या 3 स्तर का। अब आइए जंतुओं के शरीर के प्रकार पर हम आते हैं। जंतुओं के शरीर के प्रकार, कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं? जंतुओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर 3 प्रकार के हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर 3 प्रकार का हो सकता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन है इसको समझने का कोशिश कीजिएगा आप। पहला है बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित। ये शरीर के ढांचा है, तो शरीर की आकृति है द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन समझना यह है कि कैसे शरीर, आखिर जंतुओं का किस तरह के शरीर को हम द्विपार्श्व सममित कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे? तो ध्यान दीजिए कि जब जंतुओं के शरीर में बाएं तरफ जिस तरह की संरचना हो, ठीक उसी तरह की संरचना दाएं तरफ। जंतु का ऐसा शरीर जिसमें बाएं और दाएं स्थित संरचनाएं बिल्कुल क्या हो? एक समान हो। बाएं और दाएं स्थित संरचना बिल्कुल क्या हो? एक समान हो। तब ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? बाइलेटरल। जैसे हम लोगों का शरीर, मानव का शरीर खुद बाइलेटरल है। मानव का शरीर खुद बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है। कैसे? एक हाथ बाएं, एक हाथ दाएं, एक टांग बाएं, एक टांग, एक आंख बाएं, एक आंख, एक नाक बाएं, एक नाक। बाएं और दाएं संरचनाएं समान है कि नहीं है कि नहीं? तो ऐसा ही शरीर जिसमें जैसा जैसा बाएं हो वैसा वैसा, यानी कि जीवों का ऐसा शरीर जिसे बाएं और दाएं में 2 समान भागों में बांटा जा सके, तो ऐसे शरीर को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल
जीवों का ऐसा शरीर, जिन्हें जंतु का ऐसा शरीर जिसे बाएं और दाएं हिस्सों में समान समान भागों में बांट दे, तब ऐसे ही शरीर को क्या कहते हैं? बायलेटरल कहते हैं। क्लियर हो गया ना? बायलेटरल शरीर ऐसा शरीर होता है जिसमें दाएं तरफ जैसी जैसी संरचनाएं होती है, ठीक वैसी वैसी संरचनाएं बाएं तरफ होती है, ठीक वैसी वैसी संरचनाएं बाएं तरफ होती है। मानव का शरीर बायलेटरल है, मछली का शरीर बायलेटरल है। मछली का क्या है ना, मछली का भी जिस जैसा बाएं वैसा दाएं होता है, एक बाएं एक दाएं, एक फिर बाएं एक फिर दाएं, तो दाएं और बाएं संरचना समान हो, या फिर जब जीवों को दाएं और बाएं बीचों बीच काटकर दो समान भागों में बांट दिया जा सके, तब ऐसे ही शरीर को क्या कहते हैं? बायलेटरल कहते हैं। और जंतु जगत में अधिकांश जंतुओं का जो शरीर है वो क्या होता है? अधिकांश जंतुओं का शरीर बायलेटरल ही होता है। मानव का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। मछली का शरीर कैसा होता है? गाय भैंस का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। बायलेटरल में कोई दिक्कत है? सिर्फ आप समझिए कि बाएं दाएं इक्वल टू दाएं इक्वल टू द्विपार्श्व समित। ठीक है ना? और यह भी याद रखना है कि द्विपार्श्व समित वाले जीवों के शरीर को केवल एक ही तरह से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। द्विपार्श्व समित वाले सजीवों को केवल एक ही तरह से दो समान भागों में बांट सकते हैं बाएं, और किसी अन्य तरीके से दो समान भागों में बांटा, किसी भी अन्य तरीके से दो समान भागों में बांटा नहीं जा सकता। कहिए बायलेटरल समझिए, किसे कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप किसी भी जीव के शरीर को देख करके ये बता सकते हैं कि बायलेटरल है या फिर नहीं, ये बता सकते हैं कि नहीं बता? सिर्फ देखना है कि बाएं जैसा जैसा है वैसा वैसा दाएं है कि नहीं। बाएं दाएं इक्वल टू हो गया तो मतलब शरीर क्या है? बायलेटरल है। याद रखना है कि अधिकांश जंतुओं का शरीर क्या होता है? बायलेटरल होता है। हालांकि जब हम जंतुओं को एक एक करके पढ़ेंगे तो क्लियर करते जाएंगे कि शरीर इसका बायलेटरल है या फिर नहीं। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री द्विपार्श्व समित समझ गए ना? आर्य समित, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आर्य समित कहते हैं। रेडियल सिमेट्री, आर्य समित। द्विपार्श्व समित क्लियर हो गया ना? कोई टेंशन नहीं द्विपार्श्व समित को लेकर के, बायलेटरल को लेकर कोई टेंशन? आइए तब इसको लेकर भी कोई टेंशन नहीं होगा। कुछ जीव के शरीर ऐसे होते हैं जिसको एक से अधिक तरह से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। समझिए पहले बात को। कुछ जीवों के शरीर ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक तरीकों के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सकता है। दो समान भागों में बांटा, ऐसे ही शरीर को क्या कहते हैं? इससे पहले आप बायलेटरल पढ़े थे तो बायलेटरल बॉडी को केवल एक ही तरीके से दो समान भागों में बांट सकते थे बाएं और। लेकिन कुछ जीवों के शरीर ऐसे होते हैं जिसको एक से अधिक तरीके से दो समान भागों में बांट सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपके सामने दे रहे हैं कि एक हम समुद्री जीव का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, हाइड्रा, ये दोस्तों समुद्री जीव है। ठीक है, ये हाइड्रा है। ये क्या है? हाइड्रा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ये है स्टारफिश। ये क्या है? ये भी समुद्र में ही रहते हैं। और ये है आपका क्या? हाइड्रा। इन दोनों जीवों के शरीर आपके सामने हैं। स्टारफिश क्योंकि स्टार के समान ही दिखते हैं इसलिए इसका नाम ही पड़ गया स्टारफिश। हालांकि अब फिश लगा हुआ है, वास्तव में फिश है नहीं। ठीक है, और ये हाइड्रा है। अब इनके शरीर को आप सिर्फ बाएं दाएं नहीं बल्कि एक से अधिक तरीके से दो समान भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए कि इसको दो समान भागों में बांटना है तो ऐसे करके हम बांट सकते हैं कि नहीं? ये दो समान भागों में बांट सकता है कि नहीं? और अगर हम ऐसे करके ना बांटे तो इस तरह भी करके इसे दो समान भागों में बांट सकते हैं कि नहीं? यानी कि इस स्टारफिश का शरीर एक से अधिक तरीकों के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सकता है। इस तरह भी बीचों बीच बांटा जा सकता है दो समान भागों में, और इस तरह भी बीचों बीच दो समान भागों में बांटा जा सकता है। ठीक उसी तरह हाइड्रा को अगर आप दो समान भागों में बांटिए तो इस तरह आप बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? बीचों बीच काट दीजिए। और उसके बाद हाइड्रा का शरीर ठोस होता है। ठीक है, ठोस होता है तो इस तरह आप बीचों बीच काट करके इसे दो समान भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? तो कई जीवों के शरीर ऐसे होते हैं जिसे एक से अधिक विधियों के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सकता है। जैसे स्टारफिश को हम कई तरीकों से दो समान भागों में बांट सकेंगे इसके शरीर को। हाइड्रा को भी अगर हम बीचों बीच एक काल्पनिक काट लगाए तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका शरीर ठोस है। तो इस तरह बीचों बीच काट लगाएंगे तो इसका शरीर दो भागों में बढ़ जाएगा। जीवों का ऐसा शरीर जिसमें एक से अधिक तरीकों के द्वारा उसे दो समान भागों में बांटा जा सके, तब ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और हाइड्रा का शरीर रेडियल सिमेट्री है, स्टारफिश का शरीर रेडियल सिमेट्री। क्लियर हो गया? बात समझ गए? जब एक ही तरीके से केवल बाएं और दाएं में बांटा जा सके तब वह शरीर क्या हो गया? बायलेटरल। जब एक से अधिक तरीकों से दो समान भागों में बांटा जा सके तो क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गया। वो क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गया। और आइए शरीर का तीसरा ढांचा को आप समझिए। तीसरा ढांचा है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल बॉडी, असममित। एसिमेट्रिकल यानी कि असममित। जीवों का ऐसा शरीर जिसे किसी भी तरह से दो समान भागों में बांटा, यानी कुछ जीव के शरीर ऐसे होते हैं जिसे आप किसी भी तरह से दो समान भागों में बांट ही नहीं सकते हैं। जब जीवों का ऐसा शरीर हो जिसे किसी भी तरह से दो समान भागों में बांटा नहीं जा सके तो ऐसे शरीर को असममित शरीर कहते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। असममित शरीर कहते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। अब घोंगा देखे हैं जो एक कवच के अंदर होता है, देखे ना? उस घोंगे कवच सहित, कवच उसके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्से है और उसके अंदर घोंगा। उस घोंगे के शरीर को ना तो बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरह से दो समान भागों में बांटा नहीं जा सकता है। घोंगे का शरीर जो होता है क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर तीन तरह के हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर तीन तरह के हो सकते हैं। बायलेटरल हो सकता है, रेडियल हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है। जब शरीर में बाएं और दाएं समान संरचना स्थित हो उसे क्या कहते हैं? बाएं और दाएं समान संरचना स्थित हो उसे क्या कहते हैं?
एक से अधिक तरीकों से दो समान भागों में बांटा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अब किसी भी तरीके से दो समान भागों में बांटा जा सके तो एसिमेट्रिकल। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर कितने तरह के हो सकते हैं? जीवों का ऐसा शरीर जिसमें बाएं दाएं समान हो, जीवों का ऐसा शरीर जो किसी भी तरीके से दो समान भागों में न बटे, उसे क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए हम अगले आते हैं। अगले अभी हम जंतुओं की विशेषताओं को समझ रहे थे। चौथी विशेषता समझे थे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर कितने तरह के हो सकते हैं दोस्तों? 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के हो सकते हैं। तीनों का आप परिभाषा जो नोट में दिया हुआ है उसको एक बार पढ़िए तो आप समझ रहे हैं ना। पढ़ लीजिए तो एक बार उसको। क्या हुआ? फैन चलाने के लिए नया फैन नहीं चलेगा। बैठने से पहले काहे बोले थे? गर्मी उतनी आने एडजस्ट करिए। क्या पढ़िए पढ़िए, परिभाषा बोले पढ़ने के लिए तो फैन खोज रहा है, देख रहे हैं ना। पढ़िए पढ़िए, दिमाग लगा पढ़िए, नहीं तो दरोगा नहीं बनिएगा तो बहुत दिक्कत है। क्या कछुआ बायलिटरल में आएगा? हम घोंगा के बारे में बोले, कछुआ भी कवच के अंदर घुसता है, तो हम घोंगा के बारे में वो एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अगली विशेषता जंतुओं की, कि जंतुओं में वास्तविक देखुआ, वास्तविक देखुआ, जिसको अंग्रेजी में सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोम। सिलोम का हिंदी होता है वास्तविक देखुआ। एक होता है देखुआ और एक होता है वास्तविक देखुआ, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अब जंतुओं की एक और खास विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक देखुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात जो विकसित जंतु है निश्चित तौर पर उसमें वास्तविक देखुआ होगा और जो कम विकसित है उसमें वास्तविक देखुआ की अनुपस्थिति होगी। लेकिन कोई ना कोई देखुआ तो सब जंतु में होता है। सवाल है कि वास्तविक किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। तो जंतुओं की एक और विशेषता किसमें वास्तविक देखुआ हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन सवाल यह है कि वास्तविक देखुआ है क्या? ये देखुआ है क्या दोस्तों? सबसे तो पहले समझिए कि मानव के जो शरीर में 3 परत है, तो मानव के शरीर के जो भिन्न भिन्न अंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइंट नहीं है। उनके बीच कुछ ना कुछ जगह क्या रहता है? खाली रहता है। कोई भी जंतु के शरीर को लीजिए, उन जंतु के शरीर के अंदर में जो अंग है वो अंग, वो भिन्न भिन्न अंगों के बीच बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, भिन्न भिन्न अंगों के बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली। अब वास्तविक देखुआ किसे कहते हैं? तो शरीर के सबसे आंतरिक परत, शरीर के आंतरिक परत, शरीर के आंतरिक परत और आहार नाल, और आहार नाल, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमारे मुंह से लेकर के अमाशय, ठीक है, अमाशय से आंत, ये सारे अंग नली आकार के संरचना में जुड़ी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? और किसी भी जंतु का जो आहार नाल होता है वो शरीर के सबसे भीतर में होता है, वो शरीर के सबसे, तो शरीर के आंतरिक परत और आहार नाल के बीच जो जगह खाली होता है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं? देखुआ कहते हैं। और देखुआ में जब मेजोडर्म की परत आ जाती है, कौन परत? मेजोडर्म की परत आ जाती है, तब इस देखुआ को हम क्या कहते हैं? वास्तविक देखुआ कहते हैं। तब इस देखुआ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक देखुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक देखुआ। तो देखुआ क्या है? शरीर की आंतरिक परत। जैसे हम लोगों के शरीर के ऊपर में त्वचा है, फिर त्वचा के नीचे में मांसपेशी है और सबसे भीतर में क्या होगा? आहार नाल। तो आहार नाल, शरीर के जो अंदर का दीवार है वो बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, उसके बीच कुछ ना कुछ क्या है? खाली जगह है। और ऐसे ही खाली जगह को हम क्या कहते हैं? और देखुआ के बीच जब कौन परत आ जाए? मेजोडर्म के बारे में हम बता चुके हैं। मेजोडर्म शरीर के मध्य परत की है। जिन जंतुओं का शरीर 3 स्तर का होता है, जिन जंतुओं का शरीर 3 स्तर का होता है, उसका मध्य परत क्या होता है? तो देखुआ में जब मेजोडर्म की परत आ जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक देखुआ कहते हैं। अर्थात वास्तविक देखुआ होने के लिए मेजोडर्म का परत होना अनिवार्य है। अर्थात मेजोडर्म जिसमें होगा निश्चित तौर पर उसी में देखुआ होने की संभावना होगी। हम ये भी पढ़े कि कई जंतुओं के शरीर 2 स्तर का होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, उसमें मेजोडर्म की परत होती नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिन जंतुओं का शरीर केवल 2 स्तर का बना होगा, जिन जंतुओं का शरीर केवल 2 स्तर का बना होगा, निश्चित तौर में उसमें वास्तविक देखुआ नहीं होगी। वास्तविक देखुआ होने के लिए शरीर का 3 स्तर का होना अनिवार्य है। वास्तविक देखुआ होने के लिए शरीर के 3 स्तर का होना अनिवार्य। क्लियर हो गया? समझ गए? जंतुओं में वास्तविक देखुआ हो भी सकता है और वास्तविक देखुआ किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमें देखुआ समझना चाहिए। शरीर के आंतरिक दीवार और आहार नाल के बीच जो खाली जगह रहती है उसे क्या कहते हैं? देखुआ के पर जब मेजोडर्म की परत चढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक देखुआ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक देखुआ कहते हैं। वास्तविक देखुआ केवल उन्हीं में होगा जिसका शरीर 3 स्तर का होगा। 2 स्तरीय शरीर में वास्तविक देखुआ का पाया जाना संभव नहीं है। क्लियर हो गया? अब अगली विशेषता की भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में रक्त परिवहन तंत्र, यानी इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में जो ब्लड बहने के तरीके हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं के शरीर में ब्लड फ्लोइंग का जो प्रोसेस है, तरीका है, वह एक समान नहीं है, वह एक समान नहीं है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में रक्त परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रक्त परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड और दूसरा क्या होता है? ओपन, यानी कि बंद रक्त परिवहन तंत्र और खुला रक्त परिवहन तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंतर्गत शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन आता है, यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक नहीं 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन।
अब हमें समझना है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। जब जीवों के शरीर में रक्त बहने के लिए रक्त नलियां पाई जाती हो, जब जीवों के शरीर में रक्त बहने के लिए रक्त नलियां, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त नलियां पाई जाती है, जब जीवों के शरीर में रक्त बहने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, रक्त नलियां पाई जाती है, तब ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लोज्ड कहते हैं। उदाहरण के लिए कि हमारे शरीर में रक्त बहने के लिए रक्त नलियां है, मुख्य रक्त नली धमनी और शिरा है जिससे होकर रक्त बहते हैं। तो मतलब मानव के शरीर का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? क्लोज्ड है। मानव के शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड। लेकिन कई ऐसे जंतु है दोस्तों कि जिनके शरीर में रक्त बहने के लिए रक्त नलियां नहीं पाई जाती है। कई ऐसे जंतु है जिसमें रक्त बहने के लिए रक्त नलियां नहीं पाई जाती है। ऐसे जंतु जिसमें रक्त बहने के लिए रक्त नलियां उपस्थित ना हो, ऐसे जंतु जिसमें रक्त बहने के लिए रक्त नलियां उपस्थित ना हो, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? यानी सीधा दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड और ओपन में अगर अंतर है तो वो किसको लेकर अंतर है? ब्लड वेसल्स को लेकर अंतर है। शरीर का रक्त नलियों के माध्यम से बह रहा है तो क्लोज्ड है, और शरीर में अगर रक्त नलियां है ही नहीं तो वो क्या है? ओपन। अब सवाल ये उठता है कि जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है तो उसमें तो रक्त नलियां होगा नहीं, तो फिर उसके ब्लड शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाते कैसे हैं? तो जिन जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका रक्त किससे होकर बहता है? जिन जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अर्थात जिन जीवों में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां नहीं होती है, उनके रक्त देखभाल के माध्यम से बहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, क्लोज्ड और। जब शरीर में रक्त बहने के लिए रक्त नलियां मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? और रक्त नलियां मौजूद ना हो तो? और ऐसे जीव जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसके रक्त शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके होकर बहते हैं? देखभाल होते हैं। और एक अंतर वो भी है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ब्लड लाल होते हैं, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला ब्लड रंगहीन होते हैं, उसमें कोई रंग नहीं होता है या हरे रंग का होते हैं। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो ब्लड है वह आपको लाल नहीं होगा। जैसे मच्छर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, मच्छर में कैसा है? और उसके ब्लड को देखिएगा, उसका ब्लड कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ध्यान रखिएगा, मच्छर किसी को काटा नहीं है तब उसको मारना है। अगर किसी मच्छर ने किसी को काट दिया निश्चित रूप से उसका रक्त चूस लिया है। जैसे आएगा मच्छर आदमी को मारेगा, उसको मारेगा तो उसका रक्त लाल निकलेगा, उसके शरीर से रक्त लाल निकलेंगे। क्यों? तो वो मानव के रक्त को चूसा, वो मानव का रक्त। लेकिन एक मच्छर को जो अभी किसी का भक्षण नहीं किया है ब्लड, उसको मारिएगा, उसका ब्लड रंगीन निकलेगा, उसके ब्लड में कोई कलर नहीं होगा। ऐसा क्यों है? तो मच्छर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, खुला परिवहन तंत्र है, और खुला परिवहन तंत्र वाले जीवों का जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, जिसके कारण उसके रंग लाल नहीं होते। तो जीवों में मुख्य रूप से जो 6 विशेषताएं हैं, उन 6 विशेषताओं को आप समझ गए। एक बार पुनः हम विशेषताओं पर आते हैं। सारे के सारे जंतु बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से, अर्थात कोई भी जंतु एक कोशिकीय नहीं होते। सभी प्रकार के जंतु में परपोषण होता है, अर्थात किसी भी जंतु में स्वपोषण। भिन्न प्रकार के जंतु का शरीर या तो 2 स्तर का या 3 स्तर का। 2 स्तर में कौन कौन स्तर होते हैं और 3 स्तर में अतिरिक्त कौन जुड़ते हैं? मेजोडर्म। शरीर के सबसे बाहरी लेयर को, सबसे भीतरी लेयर को, बीच के लेयर को मेजोडर्म कहते हैं। बीच के लेयर को क्या कहते हैं? मेजोडर्म। भिन्न प्रकार के जीवों का शरीर 3 प्रकार का हो सकता है, बायलैटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल। बायलैटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल। जब जीवों का शरीर बाएं और दाएं समान हो तब, जब जीवों का शरीर किसी भी विधि के द्वारा 2 समान भागों में ना बटा जाए उसे क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल कहते हैं। किसी भी तरह से ना बटा जा सके उसे क्या कहेंगे? और एक से अधिक तरीकों से 2 समान भागों में बटा जाए उसे क्या कहेंगे? रेडियल। तो भिन्न प्रकार के जीवों का शरीर 3 प्रकार के हो सकते हैं। जीवों के शरीर में वास्तविक देखभाल हो भी सकता है, और लेकिन वास्तविक देखभाल उसी में होगा जिसका शरीर कितने स्तर का? 3 स्तर का। भिन्न प्रकार के जीवों में कितने प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसमें रक्त नलियों के माध्यम से नहीं बल्कि किसके माध्यम से? देखभाल के माध्यम से बहते हैं। मानव के शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? तो भिन्न प्रकार के जंतुओं के जो ये 6 लक्षण है, इसको आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? एक बार सर निकाल डालिए तो फिर हम अब जंतुओं से आपका हम परिचय करवाते हैं। चलिए ऑनलाइन दोस्तों, अमरजीत कुमार, रवि कुमार, रुपेश कुमार, सतीश कुमार, साधना कुमारी, अमित कुमार सिंह, हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, करने लगते हैं बातचीत। हाँ, इतिहास गवाह है कि क्लास में सब कुछ समझ में आया है, परीक्षा में सब कांड हुआ है क्या? ना जी, क्लास में कभी नहीं लगेगा कि हमको नौकरी नहीं हो सकता है। तो क्लास में बेहतर समझ रहे हैं, फिर भी आप घर पर बैठ कर पढ़िए। बहुत है कि हम तो हर दिन क्लासे करते हैं, इसी में समझ जाते हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत को नौकरी हुआ है, क्लास करते करते हो गया है, लेकिन घर पर बैठकर अनिवार्य पढ़ना। दूसरा सब पढ़ने का तरीका, कुर्सी पर बैठ कर पढ़ने नहीं करता है, 300-400 कुर्सी देता है, उन्हें कर देगा विद्यार्थी। अब बेड पर बैठेगा कैसे बैठेगा पता नहीं, ठीक है। रूम में जगह नहीं रहता, हम बंगाल में थोड़ी रहते हैं, हम पटने में रहते हैं, ठीक है। कुर्सी लगाने का तो जगह होता है, ठीक है। तो कुर्सी लगाइए और कुर्सी पर बैठकर पढ़िए। बेड पर बैठकर पढ़िएगा, फिर मोबाइल बेड पर रख ले, तुरंत खींच लीजिएगा क्या? अब बस फेसबुक के ऐप पर उंगली जाने का मतलब है, ठीक है। और उसके बाद तो कौन दुनिया आपको घुमा देगा कहना मुश्किल। तो जिनके घर में कुर्सी नहीं है, कुर्सी खरीद लीजिएगा, ठीक है, और उस पर बैठकर पढ़िए। पढ़ना क्या, कोई क्वेश्चन
बेहतरीन तरीके से समझे हैं तो घर पर जाएगी इस पर आधारित किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत? जंतु क्या एक कोष के होते हैं? नहीं होते। क्या जंतुओं में स्वपोषण होता है? नहीं होता है। खुला परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? जिन जीवों में रक्त बहने के लिए कोई नलियां नहीं पाई जाती। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बार हम पुनः बताए थे कि हम किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। किंगडम की शुरुआत, सॉरी, वर्गीकरण की शुरुआत जातियों से होता है। कौन से होता है? जाति। जाति मिलकर क्या बना लेते हैं? जीनस बना लेते हैं। जीनस मिलकर फैमिली बना लेते हैं। फैमिली मिलकर ऑर्डर बना लेते हैं। ऑर्डर मिलकर क्लास, मिलकर डिवीजन या फाइलम, और फाइलम मिलकर तो वर्गीकरण के ये तरीके हैं। और जब हम प्लांट किंगडम को भी पढ़ रहे थे ना, तो प्लांट किंगडम के किसके बारे में पढ़े थे? फाइलम के। कुल 3 to 5 फाइलम थे। थैलोपाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। और तो एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो उसमें 5 फाइलम थे। अब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, उसमें कितने फाइलम थे? 5। तो हम लोग किंगडम को किसमें तोड़कर पढ़ेंगे? फाइलम में तोड़कर पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर फाइलम को क्लास में भी तोड़कर पढ़ा जाता है, क्लास को ऑर्डर में भी पढ़ा जाता है, लेकिन उतना हमारा सिलेबस नहीं है कि हम क्लासिफिकेशन को तोड़ते तोड़ते कहां तक पहुंचे, स्पीसीज में। हमारी कोशिश ये रहती रहेगी कि एनिमल किंगडम के प्रमुख फाइलम के जीवों की विशेषताओं को समझें। प्लांट किंगडम में भी हम प्लांट किंगडम के 5 जो फाइलम थे उनकी विशेषताओं को समझे थे, तो अब हम एनिमल किंगडम के फाइलमों की विशेषताओं को समझेंगे कि किस फाइलम के जीव में किस प्रकार के गुण है। लेकिन कुछ फाइलम इंपोर्टेंट है, तो कुछ फाइलम जो इंपोर्टेंट है उसके क्लास को भी हम पढ़ेंगे कि आखिर उस फाइलम में कौन कौन से क्लास शामिल है। ठीक है, लेकिन क्लास हमारे पौधों में इंपोर्टेंट नहीं था तो वहां तक हम फाइलम में ही रोक दिए थे। लेकिन एनिमल किंगडम में कुछ फाइलम काफी महत्वपूर्ण है, तो उस फाइलम में कितने क्लास है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्गीकरण की आधार इकाई कौन है? स्पीसीज है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? किंगडम है। वर्गीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि सजीवों के बारे में पढ़ना और उसके बारे में याद रखना आसान हो जाए, संभव हो जाए। नहीं तो जातियों की संख्या मिलियन में है, जबकि किंगडम मात्र कितने हैं? 5। तो आइए अब एनिमल किंगडम के प्रमुख फाइलमों के बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा ये सबसे कम विकसित जीवों का समूह है। वैसे भी क्लासिफिकेशन का तरीका है कि कम विकसित जीवों से हम पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे आपसे जी? जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जीव क्या होते जाता है? विकास करते जाता है। आप प्लांट किंगडम में भी पढ़े थे, प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा सबसे कम विकसित पौधा था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते हम एंजियोस्पर्म पर गए, पौधे पूर्ण रूप से क्या हो चुके थे? विकसित हो गए थे। ठीक वैसा ही बात एनिमल किंगडम में होगा। हम पोरीफेरा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पोरीफेरा सबसे कम विकसित जीव होगा। पोरीफेरा, बहुत को नींद लग रहा है, हम देख रहे हैं। चुपके चुपके सो रहा है। पोरीफेरा, सबसे पहले यह समझिए कि जितने भी पोरीफेरा के जंतु हैं सारे के सारे समुद्री हैं। पोरीफेरा के सारे जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, यानी कि ये तालाबों नदियों में आपको मिलने वाला नहीं है। पोरीफेरा के जीवों को देखना चाहते हैं, समुद्र की यात्रा करना पड़ेगा। पोरीफेरा फाइलम के जितने भी जीव होते हैं वे कहां निवास करते हैं? समुद्र में। कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं जो मीठे जल में पाए जाते हैं। मीठे जल समझ रहे ना? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे तालाब झील के जो जल होते हैं मीठे जल होते हैं। तो कुछ जीव हैं जो मीठे जल में पाए जाते हैं, लेकिन 99% पोरीफेरा फाइलम के जीव कहां रहते हैं? और इसका साधारण नाम जो है, यानी साधारण नहीं, प्रचलित नाम जो है, वो प्रचलित नाम क्या है? स्पंज। पोरीफेरा के जीव को किस नाम से हम जानते हैं? स्पंज। किसी भी जीव के नाम के शुरुआत में, मध्य में, अंत में स्पंज शब्द का जिक्र हो गया है तो समझ जाइए वो जीव 100% किस फाइलम का होगा? पोरीफेरा का होगा। कहां का होगा? पोरीफेरा का। तो पोरीफेरा के जीव कहां निवास करते हैं? कोई भी जीव स्थल पर मिलने वाला नहीं है। अपवाद के रूप में ये कुछ इसके जीव मीठे जल में रहते हैं, लेकिन सारे के सारे पोरीफेरा जीव समुद्री होते हैं, समुद्र में निवास करते हैं। और इसका प्रचलित नाम क्या है? स्पंज है। स्पंज है। पोरीफेरा के जीवों को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि ये समुद्र में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? समुद्र में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? तो दोस्तों ये चलते फिरते नहीं है। कोई भी पोरीफेरा के जीव चलते फिरते नहीं है। चलते फिरते नहीं है, किसी ठोस आधार से चिपक कर रहते हैं। ठीक है, चिपक कर रहते हैं दोस्तों। यानी पोरीफेरा का जीव है, जंतु है। जंतु का एक और लक्षण होता है कि जंतु चलायमान होते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन ये पोरीफेरा कोई चलता फिरता नहीं है। समुद्र में कहीं लकड़ी मिला, बर्फ के टुकड़े मिले, कुछ भी मिला, उससे चिपक गया और पूरा जिंदगी चिपक कर गुजार दिया दोस्तों। यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ये जीव चलायमान नहीं होते हैं। ये जीव पूरे जिंदगी भर किसी ठोस आधार से चिपक कर अपने जीवन व्यतीत कर देते हैं। चलते फिरते नहीं है पोरीफेरा के जीव, दौड़ते उड़ते नहीं है पोरीफेरा के जीव, पूरी तरह से ठोस आधारों से ये चिपक कर रहता है। अब कहिएगा ये समुद्र में रह करके तैरता नहीं है, चलता नहीं है, कौन सी बात है इसमें? दोस्तों पोरीफेरा के जीव अपने आप में यूनिक है। यूनिक, अनोखा। अनोखा मतलब इसके जैसा कोई नहीं। अब वो कौन सी विशेषता है, आप हैरान रह जाइएगा ऐसी विशेषता इसमें। एक तो हम पहले ही बता दिए थे कि कोई भी जंतु बहुकोष की नहीं होती। कोई भी जंतु जो होगा वो एक कोष के हो ही नहीं सकता, वो मल्टी सेलुलर ही होगा। तो निश्चित तौर पर पोरीफेरा के जीव क्या एक कोष के होते नहीं होते? क्योंकि एनिमल किंगडम का फाइलम है, सारे के सारे बहुकोष के होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बहुकोष के जीवन
जीवों का शरीर कैसे बनता है? तो सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली क्या बनता है? बॉडी बनता है। एक बहुकोश के जीवों का शरीर इसी तरह बना होता है, लेकिन पोरीफेरा में, पोरीफेरा का शरीर केवल कहां तक विकसित है? सेल तक, यानी उसमें टिश्यू नहीं है, अंग नहीं है, यानी बॉडी जो बना हुआ है केवल किससे? अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोरीफेरा एक ऐसा जीव है जिनके शरीर बहुकोषीय होकर भी उसके शरीर में एक भी उत्तक नहीं होता। अब उत्तक नहीं होता तो अंग होगा, यानी कोई अंग ही नहीं होता इस जीव में। यानी इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भी जीव मौजूद हैं जिसमें कोई अंग ही नहीं है। अब सवाल है कि अंग नहीं है तो ब्लड होगा। ब्लड तो तब होगा जब कम से कम एक अंग हृदय विकसित हो जाए। हार्ट के अभाव में ब्लड का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हार्ट के बिना ब्लड सर्कुलेट ही नहीं करेगा बॉडी में, ना तो ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलियों के माध्यम से, ना ही देखवा के माध्यम से। तो अर्थात एक ऐसा जीव है पोरीफेरा जिसमें कोई अंग मौजूद नहीं है, इसमें कोई ब्लड नहीं होता है, ठीक है। और अंग क्यों नहीं है? तो उत्तक ही नहीं बना पाता है। अब आप कहेगा उत्तक नहीं होता, ये एक कोशिका है, नहीं, ये बहुकोशिकीय है, ये जंतु है, ये आंखों से दिखते हैं बहुकोशिकीय होकर भी इनके शरीर उत्तक बनाने में सफल नहीं हुए हैं। अब जब उत्तक ही नहीं है तो क्या अंग होगा? अंग ही नहीं है तो ब्लड होगा। तो क्लियर है? आप समझे किन बात को? यानी ऐसे ऐसे जीव भी मौजूद है दोस्तों जिसमें कोई अंग नहीं है। आप कहिएगा अंग नहीं है तो ये जिंदा कैसे है? तो दोस्तों आप जानते हैं ना कि कोशिका जीवित इकाई है। कोशिका क्या होती है? तो जिस तरह एक कोश के जीव जिंदा रहते हैं, उसी तरह पोरीफेरा बहुकोश के होकर भी प्रत्येक कोशिका में उनका अलग अलग पोषण होता है। प्रत्येक कोशिका का उसका अपना स्वतंत्र रूप से पोषण होता है। तो पोरीफेरा पूरे एनिमल किंगडम का एकमात्र ऐसे जीवों का फाइलम है जिनका शरीर बहुकोशिकीय तो है, लेकिन उसमें कोई उत्तक नहीं होते हैं, फलस्वरूप कोई अंग नहीं होते हैं, फलस्वरूप इसमें ब्लड की भी कोई उपस्थिति नहीं होती है। अब आपसे पूछेगा क्या पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं? कोई भी सिस्टम पाया तब ना जाएगा जब अंग होगा। अंग है तो सिस्टम होगा? कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ कोशिका है। अब कोशिका से ही इसका एक कोशिका ही अपना अपना पोषण करते रहता है। तो पोरीफेरा के जीव कहां पर निवास करते हैं? समुद्र में निवास करते हैं। पोरीफेरा के जीवों का प्रचलित नाम क्या है? स्पंज है। क्या है? पोरीफेरा समुद्र में क्या दौड़ते कूदते चलते फिरते हैं? कैसे रहते हैं? क्या पोरीफेरा बहुकोशिकीय की एक कोशिकीय है? बहुकोशिकीय है, फिर भी इनके शरीर में उत्तक और अंगों का, जिसके कारण इसमें ब्लड का भी क्या होगा? अगली विशेषता कि आप कहिएगा कि या तो चिपक कर आता है, इसको खाना पीना कौन दे आता है दोस्तों? तो इसके शरीर की भी एक ऐसी खास विशेषता है कि खाना पीना लाने ढूंढने का भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। क्लियर है? ध्यान दीजिए, पोरीफेरा के संबंध में ये तो आप जान गए, ये तो चिपका रहेगा। बस चिपका रहेगा तो इसे खाना पीना कौन देगा? तो खाना पीना कोई नहीं देगा दोस्तों, खुद व्यवस्था कर लेगा। अब कहिए खुद व्यवस्था कैसे करेगा? तो चिपका हुआ है तो कैसे खुद व्यवस्था कर लेगा खाने पीने का? तो आइए इसके शारीरिक संरचनाओं को हम समझते हैं, ठीक है ना। पोरीफेरा के एक जीव का उदाहरण लेते हैं और वह जीव है आपका साइकल। साइकल, साइकल ये पोरीफेरा के जीव है, पोरीफेरा के जीव। अब साइकल जो है, सबसे पहले हमने क्या कर लेते हैं? एक ठोस आधार बना लेते हैं। ये है हमारा ठोस आधार, जिससे चिपका होगा कौन? साइकल, क्योंकि सारा जीव चिपका हुआ रहता है। ये है साइकल, साइकल, साइकल। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यह है 3 साइकल बना दिए हम, 3 साइकल। ये चिपका हुआ है, इसके पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में छिद्र भरा पड़ा रहता है। पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र, पूरे शरीर में। ये एक खास विशेषता है किसका? पोरीफेरा का। पूरे एनिमल किंगडम में किसी जीव का ऐसा शरीर आपको नहीं मिलेगा कि जिसके पूरे शरीर में छेद ही भरा पड़ा हो। और इसके पूरे शरीर में छिद्र भरे पड़े होते हैं, छोटे छोटे। शरीर के ऊपरी भाग में एक बड़ा छिद्र होते हैं, शरीर के ऊपरी भाग में एक बड़ा छिद्र होते हैं। शरीर में स्थित छोटे छोटे छिद्र को ओस्टिया कहा जाता है, और एकमात्र बड़े छिद्र जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओस्कुलम होते हैं। तो पोरीफेरा के जीवों की एक दूसरी जो सबसे प्रमुख विशेषताएं है कि इनके पूरे शरीर छिद्रों से भरा पड़ा होता है। अब पोरीफेरा के शरीर में स्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? पोरीफेरा के जीवों के शरीर में स्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? और शरीर के अग्रभाग में एक बड़े सा छिद्र होते हैं। शरीर के अग्रभाग में, शीर्ष भाग में एक बड़े छिद्र होते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र को ओस्टिया और बड़े छिद्र को ओस्कुलम। छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्टिया और बड़े छिद्र को ओस्कुलम कहते हैं। तो इस पोरीफेरा के जीवों के शारीरिक विशेषताओं को समझे। पूरे शरीर में छिद्र भरा पड़ा हुआ है। छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? बड़े छिद्र को ओस्कुलम के छिद्रों की संख्या 1, जबकि ओस्टिया है अनेक। ओस्टिया की संख्या अनेक हो, लेकिन ओस्कुलम मात्र कितना? ओस्टिया छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं, ओस्कुलम शरीर के शीर्ष भाग में स्थित बड़े छिद्र। अब इनके शारीरिक संरचनाओं को ध्यान में लीजिएगा। तो इनके शरीर में लगातार जल जाते हैं, ओस्टिया से होकर लगातार जल जाते हैं, ओस्कुलम से निकल जाते हैं, ओस्टिया से होकर जाते हैं, ओस्कुलम से निकल जाते हैं, ओस्टिया में पानी जाते हैं, ओस्कुलम से निकल। समुद्र का पानी लगातार इसके शरीर के भीतर ओस्टिया से होकर प्रवेश करता है, ओस्कुलम से बाहर निकलता है, ओस्टिया से प्रवेश करता है, ओस्कुलम से बाहर निकलता है, ओस्टिया से प्रवेश करता है, ओस्कुलम से। और उसी पानी जाने के क्रम में, निकलने के क्रम में इसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। इसको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो खाना पीना कैसे खाते हैं? क्लियर हो गया? अब क्या इसमें सांस, सांस बोले तो कोशिका के स्तर से होता है। कोशिका किस विधि से श्वसन करते हैं? विसरण विधि से करते हैं ना। तो मतलब श्वसन के लिए इसमें विसरण विधि से ऑक्सीजन प्रवेश करेगा इसके कोशिका में, और विसरण विधि के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो उत्सर्जन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, ब्रीथिंग कैसे होता है, सब कुछ होता है विसरण विधि से होता है। किस विधि से? विसरण विधि हम समझाए हुए थे। और विसरण विधि डायरेक्ट कोशिका के अंदर बाहर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो पोरीफेरा समझ गए। अब आइए
हैं कि पोरीफेरा का शरीर कितने स्तर का होता है? 2 स्तर का होता है। पोरीफेरा का शरीर कितने स्तर का? पोरीफेरा के शरीर के बाहरी स्तर को एक्टोडर्म कहेंगे और भीतरी स्तर को इंडोडर्म कहेंगे। आपको हम बोले थे कि जंतुओं का शरीर या तो 2 स्तर का या कम विकसित जीव का शरीर 2 स्तर का, अधिक विकसित जीवों का शरीर 3 स्तर का, अधिक विकसित जीवों का शरीर 3 स्तर का होता है। तो चूंकि पोरीफेरा से तो शुरुआत ही हो रही है, यानी एनिमल किंगडम का सबसे कम विकसित जीव कौन होगा? एनिमल किंगडम का सबसे कम विकसित जीव कौन होगा? पोरीफेरा होगा। तो इसका शरीर कितने स्तर का है? 2 स्तर का। अब पोरीफेरा का शरीर 2 स्तर का है। अगली बात जो आपको याद रखना है, इसकी बनावट देखिएगा तो इसका शरीर जो है या तो बायलेटरल होता है, बायलेटरल बहुत कम होता है, या फिर इसका शरीर एसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। पोरीफेरा का शरीर या तो एसिमेट्रिकल होगा या बायलेटरल होगा। हालांकि बायलेटरल भी बहुत कम होते हैं। अधिकांश पोरीफेरा के जीवों का शरीर क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। अधिकांश पोरीफेरा के जीवों का शरीर क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। तो ये 2 बात क्लियर हुआ कि नहीं? पोरीफेरा के जीवों का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। इसकी बनावट कैसी होती है? बायलेटरल या एसिमेट्रिकल, बायलेटरल या एसिमेट्रिकल। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या पोरीफेरा के जीवों में वास्तविक देखवा पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, क्योंकि वास्तविक देखवा होने के लिए शरीर का त्रिस्तरीय होना जरूरी है, और इनका शरीर त्रिस्तरीय है नहीं है। तो निश्चित तौर पर पोरीफेरा के जीवों में वास्तविक देखवा नहीं पाए जाते। अब पोरीफेरा के जीवों में वास्तविक देखवा नहीं पाए जाते, क्लियर हो गया? क्या इसके शरीर में बंद परिवहन तंत्र होगा या खुला? परिवहन तंत्र होगा ही नहीं। जब इसके शरीर में ब्लड ही नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ब्लड ही नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या बात करते हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता ही नहीं है दोस्तों। तो क्या बंद है क्या खुला? होता ही नहीं है। होता तब ना बंद खुला होता ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का इसमें क्या है? अभाव है। शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। अब इनके शरीर पर, यानी कि पोरीफेरा जिसका सामान्य नाम स्पंज है, इसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सिलिका भी कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका भी कहा जाता है। पोरीफेरा के जो जीव है जिसको स्पंज कहते हैं, इन जीवों के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। जिस तरह हम लोगों का नाखून बाह्य कंकाल है, बाल बाह्य कंकाल है, ठीक उसी तरह पोरीफेरा के शरीर के ऊपर भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। लेकिन ये बाह्य कंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या फिर सिलिका का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या फिर किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या किसका बना होता है? सिलिका। और इसे एस्पिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके बाह्य कंकाल को क्या कहा जाता है? एस्पिक्यूल्स कहा जाता है। इसके बाह्य कंकाल को क्या कहा जाता है? एस्पिक्यूल कहा जाता है। पोरीफेरा के शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? एस्पिक्यूल्स का नाम से जाना जाता है। ये एस्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और तो पोरीफेरा कहाँ रहते हैं? क्लियर हुआ? कैसे रहते हैं? क्लियर हुआ? कैसे खाते पीते हैं? क्लियर हो गया? शरीर कैसा है? ये क्लियर हुआ? अब बस प्रजनन करवाना बाकी रह गया दोस्त। सब कुछ क्लियर होते जा रहा है ना? यह चैप्टर थोड़ा उबाऊ लगेगा, इसमें ऐसा नाम है ना कि आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा बायोलॉजी का 2 चैप्टर है ना जिसमें आप थोड़ा सा उब सकते हैं। एक यही है और दूसरा जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में पता लगेगा कहाँ माता पिता का लक्षण प्रवेश किया है और कहाँ संतान में क्या हो गया है। तो वहीं पर समझ में थोड़ा सा इधर उधर होता है ना। तो बाकी चैप्टर तो दोस्तों एकदम अभी तक हिला रहे हैं 4 चैप्टर को। 4 चैप्टर में कोई दिक्कत हुआ तो हल्का फल्का इसमें दिक्कत हो सकता है। यानी अभी तक जितना मजे लेकर पढ़े हैं ये चैप्टर थोड़ा आपके मजा को किरकिरा सकता है। लेकिन टेंशन नहीं लिए पढ़ा रहा है अभी तुझा, इसीलिए ज्यादा को हल्ला मत करिए। नहीं, कई बार ये चैप्टर पढ़ाए ना तो फाउंडेशन में सबको पढ़ाते, जूनियर लड़का सब रहता है, सर ये क्या है पोरीफेरा, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन समझ में कोई दिक्कत हो रहा है? पोरीफेरा कहाँ रहता है? समुद्र में। कैसे रहता है? चिपक कर। शरीर कैसा होता है? पूरा शरीर छिद्रित। खाते पीते कैसे? उसी छेद से पानी जाता है, बड़े छेद से यानी ऑस्टिया जाता है उस कुलम से। अब इसमें प्रजनन कैसे होता है? स्वाभाविक है कि जो जीव जितने कम विकसित है, ईश्वर ने उन्हें प्रजनन करने के उतने ही सुलभ रास्ते प्रदान किए हैं। और प्रजनन के सुलभ रास्ते ये है अलैंगिक जनन, एक ऐसा जनन जिसमें अकेले जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा के जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, या मुख्य रूप से कैसा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मुख्य रूप से कैसा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लेना आप। बैक्टीरिया जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे, जब जनन की प्रक्रिया में मेल फीमेल 2 बॉडी भाग ले तो उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रजनन या जनन की वो तरीके जिसमें एक बॉडी मेल दूसरा बॉडी फीमेल हो, तब उस तरीके को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन कई ऐसे जीव हैं जिसमें मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं है, हर एक जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में सक्षम होता है, तब ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं? तो पोरीफेरा में अधिकांशतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में इसमें कैसा रिप्रोडक्शन भी होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि अनुकूल, जब पोरीफेरा के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल होती है, पोरीफेरा के लिए सारी परिस्थितियां जब अनुकूल होती है, तब वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। किस विधि के द्वारा करते हैं? मुकुलन विधि के द्वारा करते हैं। और जब इनके लिए परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, अनुकूल परिस्थिति पोरीफेरा के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब ये किस प्रकार के रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह हम पोरीफेरा को देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नजरिए से हम पोरीफेरा को देखें, तो पोरीफेरा का जो शरीर होता है वो बायसेक्सुअल होता है। क्या होता है?
पोरीफेरा का शरीर क्या होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हर्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक और बॉडी होता है जिसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दृष्टिकोण से बॉडी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इसको समझिए आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इस बात को समझ गए। ऐसे प्रजनन जिसमें मेल और फीमेल बॉडी भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत या दृष्टिकोण से जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है, क्या? हर्मेफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल के लिए एक और चीज का इस्तेमाल होता है, हर्मेफ्रोडाइट। अब क्या है यूनिसेक्सुअल? जीवों का ऐसा शरीर जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा बॉडी जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में रहे उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। जब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में हो तो उसे क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे मानव यूनिसेक्सुअल है, क्यों? तो मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी। लेकिन जंतु जगत में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके एक ही बॉडी में आधा मेल रहता है, आधा फीमेल होता है। अर्थवर्म देखे ना? अर्थवर्म जो बरसात के समय ही बाहर निकलते ज्यादातर, वो अर्थवर्म भी बाइसेक्सुअल होता है। उसके आधे शरीर मेल आधे शरीर फीमेल होते हैं। तो एक ही बॉडी में जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो, तो ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में हो तो उसे क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में पोरीफेरा किस तरह का रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल करता है। लेकिन परिस्थितियां अगर प्रतिकूल हो जाए तो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत भी इसे इधर उधर जाना नहीं है, एक ही बॉडी में मेल है और उसी के बगल में फीमेल है, प्रजनन आसान तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी हो जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और इसके अलावा यानी आप कह सकते हैं कि पोरीफेरा में दोनों तरह से प्रजनन होता है, ये सेक्सुअल भी होता है और ये सेक्सुअल अनुकूल परिस्थिति में होता है, सेक्सुअल प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत इसके बॉडी को देखें तो बॉडी कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है या फिर हर्मेफ्रो। पोरीफेरा का शरीर कैसा होता है? या फिर हर्मेफ्रो। बाइसेक्सुअल बॉडी किसे कहते हैं? जब एक ही बॉडी में मेल फीमेल तो उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। क्लियर हो गया? एक और गुण पोरीफेरा में पाया जाता है, पोरीफेरा में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन इसे कहते हैं हिंदी में पुनरुद्ध भवन। रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। अब पुनरुद्ध भवन से क्या आशय है? पुनरुद्ध भवन से क्या आशय है? जब जीवों के शरीर का कोई भाग टूट जाए या शरीर से अलग हो जाए, टूटना का मतलब अलग ही होना आता है, सॉरी। जब जीवों के शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए या शरीर से टूटकर अलग हो जाए, उसके जगह पर नए अंगों का आ जाना या क्षतिग्रस्त अंगों का अपने आप ठीक हो जाना क्या कहलाता है? बात को समझे कि नहीं समझे? रीजनरेशन जैसे छिपकली का आम बोलचाल की भाषा में छिपकली के पूंछ कर जाते हैं तो उसके जगह नए पूंछ आ जाते हैं, तो वो कटे हुए पूंछ के जगह नए पूंछ का आना एक तरह से क्या है? रीजनरेशन। तो पोरीफेरा के कोई अंग अगर टूट गया है ना, अंग तो होते नहीं है, यानी कोई भी हिस्सा शरीर का क्षतिग्रस्त हो गया है तो वह अपने आप नए बन जाते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। तो ओके दोस्तों, पोरीफेरा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार आ जाते हैं, देख लेते हैं फिर से पोरीफेरा को। क्या क्या हम पोरीफेरा के बारे में पढ़े हैं? हमको लगता है पूरा तरह सब समझ गए होंगे। क्या पोरीफेरा के जीव कहाँ निवास करते हैं? समुद्र में। पोरीफेरा के जीव समुद्री होते हैं, जिसका साधारण नाम क्या है या प्रचलित नाम क्या है? क्या पोरीफेरा के जीव चलायमान होते हैं? पोरीफेरा के जीव चलायमान नहीं होते हैं, या समुद्र में रहते हैं और किसी ठोस आधार से चिपक कर रहते हैं, किसी ठोस आधार से। एनिमल किंगडम का ये अचरज वाला जीव है क्योंकि बहुकोश के शरीर में, इसका बहुकोश के शरीर होकर भी इनके कोशिकाएं उत्तक बनाने में सफल, अर्थात इनके शरीर में कोई उत्तक नहीं है, फलस्वरूप कोई अंग नहीं है, फलस्वरूप कोई अंगतंत्र नहीं है। और एनिमल किंगडम का एकमात्र पोरीफेरा ही है जिसका शरीर बहुकोश के होकर भी कोई उत्तक बनाने में सफल नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? तो पोरीफेरा के जीव जो है बहुत ही साधारण होते हैं, अंग होते ही नहीं है, उत्तक होते नहीं है, तो फलस्वरूप इनके शरीर में ब्लड भी नहीं होता है। उसके बाद इनके शारीरिक विशेषताएं भी बहुत अनोखी है क्योंकि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र भरे पड़े होते हैं। पोरीफेरा के संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे छिद्र भरे पड़े होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। और शरीर के ऊपर एक बड़ा छिद्र रहता है जिसे क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ओस्कुलम कहते हैं। ओस्टिया ओस्कुलम की उपस्थिति के कारण ही, ओस्टिया उपस्थिति के कारण इसे भोजन करने में कोई दिक्कत, इसके शरीर में लगातार पानी ओस्टिया से होकर प्रवेश करते हैं और ओस्कुलम से होकर बाहर निकलते रहते हैं। पोरीफेरा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म और इंडोडर्म है, यानी कि पोरीफेरा का शरीर 3 स्तर नहीं होने के कारण इसमें देखवा, वास्तविक देखवा की उपस्थिति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद इनका शरीर या तो बायलेटरल होता है या फिर क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है, यानी कि अधिकांश पोरीफेरा एसिमेट्रिकल ही होते हैं, यानी कि असममित होते हैं। पोरीफेरा के शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल भी होता है, लेकिन ये बाह्य कंकाल या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या फिर सिलिका का बना होता है। और इसके बाह्य कंकाल को किस नाम से जानते हैं? पोरीफेरा के जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अनुकूल परिस्थिति में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्रतिकूल परिस्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद पोरीफेरा का बॉडी बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद रहते हैं और इनमें रीजनरेशन की भी क्षमता पाई जाती है। क्लियर है? पोरीफेरा पर सरसरी निगाह दौड़ाइए तो
पोरीफेरा के जीव कहाँ रहते हैं? पोरीफेरा के रक्त का रंग कैसा होता है? नहीं होता, रक्त होता ही। अब आइए कि कुछ जीवों का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो जो जो प्रमुख जीव है उसमें आपका यूप्लेक्टेला, पहला नाम आपको क्या रखना है? यूप्लेक्टेला का नाम याद रखना है। यूप्लेक्टेला का नाम इसलिए याद रखना है कि इसको कहते हैं वीनस की पुष्प मंजूषा। वीनस की पुष्प मंजूषा मतलब फूलों के गुलदस्ते नहीं होते हैं, उसी के समान ये दिखाई पड़ते हैं। यूप्लेक्टेला जो पोरीफेरा जीव है, इसके शरीर की आकृति फूलों की गुच्छों के समान होती है, जिसके कारण इसे वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। और जापान में काफी ज्यादा लोग इसे एक दूसरे को उपहार स्वरूप भेंट क्या करते हैं। हम लोग तो समुद्र के बगल में है नहीं तो हम लोग भी यूप्लेक्टेला पकड़ कर लाते हैं क्या? तो यूप्लेक्टेला ऐसे पोरीफेरा जीव है जिसे क्या कहा जाता है? वीनस की पुष्प मंजूषा कहा जाता है, और इसलिए क्योंकि इनके शरीर फूलों के गुलदस्ते के समान ही होते हैं। दूसरा नाम याद रखना है अस्पंजिला का। किसका नाम याद रखना है? अस्पंजिला का। हमने पोरीफेरा के बारे में पढ़े थे कि पोरीफेरा के जीव क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। पोरीफेरा के जीव क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। लेकिन अस्पंजिला एक ऐसे पोरीफेरा है जो समुद्र में नहीं बल्कि मीठे जल में पाए जाते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं। एक और एग्जांपल देके समझाते हैं साइकन का नाम। साइकन भी एक याद रखिएगा। तीसरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा यू अस्पंजिला। यू अस्पंजिला को बाथ अस्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाथ अस्पंज कहा जाता है। यू अस्पंजिला को क्या कहा जाता है? बाथ अस्पंज कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कि जो समुद्र के आसपास के लोग हैं नहाते वक्त इसी के सहायता से शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, ठीक है? यानी कि यू अस्पंजिला से लोग शरीर से मैल को बाहर निकालते हैं नहाते समय, इसीलिए इसका नाम क्या है? बाथ अस्पंज है। तो तीन नाम याद रखेगा क्योंकि ये विशेष अर्थों में काफी बार पूछे गए हैं। तो कौन से पोरीफेरा है जो मीठे जल में निवास करते हैं? अस्पंजिला है। बाथ अस्पंज के नाम से किसे कहा जाता है? यू अस्पंजिला को। वीनस की पुष्प मंजूषा किसे कहते हैं? यूप्लेक्टेला को। तो पोरीफेरा के जीवों का चार नाम याद हो गया ना। एक साइकन हो गया जो पहले बताए थे, साइकन, यूप्लेक्टेला, साइकन के बाद यूप्लेक्टेला, अस्पंजिला और यू अस्पंजिया। साइकन, यूप्लेक्टेला, यू अस्पंजिया और अस्पंजिला। क्लियर है? पोरीफेरा समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं दूसरा फाइलम पर। दूसरा फाइलम है सिलेंटिरेटा। एक बात तो क्लियर है कि यह पोरीफेरा से ज्यादा विकसित होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जीव क्या करते जाएगा? विकास करते जाएगा। जैसे तलोपट्टा से बर्फाटा पर आए थे, तो निश्चित तौर पर जीव थोड़ा सा क्या कर गया था? विकास कर गया था। सिलेंटिरेटा, सबसे पहले यह जाने कि सिलेंटिरेटा का नया नाम निडेरिया हो गया है। क्या हो गया है? निडेरिया। और निडेरिया में सी साइलेंट रहता है, सी जो है साइलेंट रहता है। तो सिलेंटिरेटा का नया नाम क्या हो चुका है? यानी सिलेंटिरेटा का या निडेरिया का ये बात इक्वल टू है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। सिलेंटिरेटा का ही नया नाम निडेरिया हो चुका है। अब दोस्तों ये जो सिलेंटिरेट प्राणी है या नाइडेरिया फाइलम के जो जीव है, ठीक है, नाइडेरिया फाइलम के जो जीव है, इसकी पहली विशेषता तो ये समुद्री है दोस्तों। ये भी क्या है? सिलेंटिरेटा, जिसका दूसरा नाम क्या हो चुका है? निडेरिया हो चुका है। सिलेंटिरेटा भी पोरीफेरा के तरह क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब जीवों का विकास होना शुरुआत पहले समुद्री से होना हुआ है, इसीलिए शुरुआती कम विकसित जीव आपको कहां मिल रहे हैं? समुद्र में रह रहे हैं। ये देखना आपके लिए बड़ी दिलचस्प रहेगा कि वो जीव कौन है जो पहली बार स्थल पर आए। पौधों में यही गति थी, ठीक है? जो कम विकसित जीव है वो जल में ही रहते थे। तो सिलेंटिरेट प्राणी भी पोरीफेरा की तरह कहां निवास करते हैं? समुद्र में निवास करते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे पोरीफेरा। ये चलते फिरते हैं, दौड़ते भी, अब पकड़ कर मारते भी दोस्तों, ठीक है? यानी ये समुद्री होते हैं और ये समुद्र में दो तरह से रहते हैं, एक अकेले अकेले, ठीक है, और दूसरा समूह में। अकेले अकेले और दूसरा समूह में, ये दो तरह से पाए जा सकते हैं। जैसे हाइड्रा का नाम सुने थे ना, जिसका बॉडी रेडियल सिमेट्री था, वो हाइड्रा अकेले अकेले रहता है और वो हाइड्रा सिलेंट्रेट प्राणी है। हाइड्रा सिलेंट्रेट प्राणी है और अकेले अकेले रहते हैं। इसके बाद परवाल का नाम सुने? परवाल, जिसके मृत्यु हो जाने के बाद परवाल भित्ति का निर्माण होता है। वो परवाल जो है वो भी समुद्री जीव है और वो भी सिलेंट्रेट जीव है। और वो परवाल कैसे रहते हैं? समूह बनाकर रहते हैं। वो परवाल कैसे रहते हैं? समूह बनाकर रहते हैं। तो जितने भी सिलेंट्रेट या निडेरिया फाइलम के जीव है वो समुद्री है। और ये भिन्न-भिन्न प्रकार के सिलेंट्रेट या निडेरिया फाइलम के जीव दो तरह से निवास करते हैं समुद्र में, या तो अकेले अकेले या समूह बनाकर, या तो अकेले अकेले या फिर समूह बनाकर। अब दोस्तों कि इनके शरीर जो सिलेंट्रेट प्राणी है, सिलेंट्रेट प्राणी जो है या किसी आधार से चिपके नहीं बल्कि चलते फिरते हैं, और चलने फिरने के लिए इसके शरीर में विशेष प्रकार की संरचनाएं निर्मित होती है। और वो विशेष प्रकार की संरचना क्या? अब जैसे ये हाइड्रा है दोस्तों, क्या है? हाइड्रा है। तो हाइड्रा का शरीर इस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक उसी ये हाइड्रा है। एक और जीव होता है, एक और जीव आपको सामने हम दे रहे हैं,
ये ऑरेलिया है, ये क्या है? ऑरेलिया है। ये क्या है दोस्तों? ऑरेलिया हो या हाइड्रा हो, दोनों ही जीव सिलिंड्रेट जीव है। दोनों जीव क्या है? तो सिलिंड्रेट जीव के खास पहचान ये है कि इनके शरीर के अग्रभाग से लंबे लंबे स्ट्रक्चर निकले होते हैं। सिलिंड्रेट जीवों की खास पहचान है कि इनके शरीर से लंबे लंबे इस तरह की संरचनाएं निकली होती है, और इस लंबे लंबे संरचनाओं को टेंटेकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंटेकल्स कहा जाता है। इस लंबे लंबे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? टेंटेकल्स कहा जाता है। हिंदी में स्पर्शक कहा जाता है। और इसी स्पर्शक में मूवमेंट लाकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते आते रहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं। तो जिस तरह से ऑस्टिया और ऑस्कुलम की उपस्थिति फोरीफेरा का एक बहुत ही बड़ा लक्षण था, उसी तरह टेंटेकल्स की उपस्थिति सिलिंड्रेट प्राणियों का एक मुख्य लक्षण है। बात को समझे कि नहीं समझे? ऑस्टिया और ऑस्कुलम की उपस्थिति जिस तरह फोरीफेरा का एक बहुत ही प्राथमिक लक्षण था, ठीक उसी तरह सिलिंड्रेट प्राणियों का एक मुख्य लक्षण है। किसमें? किसकी उपस्थिति? टेंटेकल्स। टेंटेकल्स की मदद से ये भोजन भी पकड़ते हैं, टेंटेकल्स की मदद से ये अपनी सुरक्षा भी करते हैं, टेंटेकल्स की मदद से ये गति भी करते हैं। यानी अंग एक काम अनेक, यानी एकदम बिल्कुल ये जो सिलिंड्रेट प्राणी का टेंटेकल्स एकदम सलाइरिंच की तरह काम करता है, हर जगह फिट बैठ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलना फिरना है फिर भी ये काम करेगा, पकड़ना है ये भी काम करेगा, भोजन पकड़ना है वो उसमें भी काम करेगा, सुरक्षा करना उसमें भी काम करेगा। यानी अंग एक काम अनेक है दोस्तों इस टेंटेकल्स का। क्लियर है दोस्तों? समझ गए ना? तो पहली विशेषता समझे कि ना, सारे के सारे सिलिंड्रेट का होते हैं, समुद्री होते हैं, अपवाद स्वरूप कुछ मीठे जल में पाए जाते होंगे। उसके बाद ये समुद्र में अकेले रहते हैं या समूह बनाकर रहते हैं, और उसके बाद ये चलते फिरते हैं किसके सहायता से? टेंटेकल्स की सहायता से चलते फिरते हैं किसके सहायता से? उसके बाद इसकी शारीरिक रचना देखिएगा। तो सिलिंड्रेटा का भी शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का होता है। तो जब 2 स्तर का होता है तो एक्टोडर्म, और ये बताने की बात नहीं है कि सिलिंड्रेट में भी देखवा की उपस्थिति, सॉरी वास्तविक देखवा की उपस्थिति नहीं होगी। देखवा तो कोई ना कोई होगा, लेकिन वास्तविक देखवा की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि इसका भी शरीर कितने परत का है? पोरीफेरा का भी शरीर कितने परत का? 2 परत का। पोरीफेरा का शरीर कितने परत का? 2 परत का। उसके बाद इसका शरीर 2 परत का है। इसका शरीर रेडियल सिमेट्री होता है। क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। पोरीफेरा का बायलेटरल या एसिमेट्रिकल था, और इसका क्या है? रेडियल सिमेट्री। आर्य समित होते हैं सिलिंड्रेट प्राणी। क्या होते हैं दोस्तों? आर्य समित होते हैं। सिलिंड्रेट प्राणी क्या होते हैं? आर्य समित होते हैं। उसके बाद इनके शरीर की एक खास विशेषता यह है कि इनके शरीर भी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनके बहुकोशिकीय शरीर कहां तक विकास किए हैं? टिश्यू तक विकास किए हैं। फिर इसमें भी कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है। अब कोई ऑर्गन नहीं पाए जाने के कारण इसमें भी किसी भी प्रकार की ब्लड की उपस्थिति नहीं होगी। तो पोरीफेरा का शरीर जहां तक आपको सेल तक ही विकसित था, विकास की प्रक्रिया यहां तक यह पहुंची है कि इनके बहुकोशिकीय शरीर उत्तक बनाने में क्या हो चुके हैं? सफल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इन प्राणियों में अभी भी कोई अंग का उपस्थिति नहीं है, अर्थात इसमें भी कोई अंग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यह भी आपका बिना ब्लड बिना अंग वाला जीव है। प्रजनन इसमें भी लैंगिक जनन भी होता है, इसमें भी अलैंगिक जनन होता है, और ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? तो सिलिंड्रेट में इतना बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलिंड्रेट प्राणी का दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों? नाइडेरिया हो गया। दूसरा नाम क्या हो गया? सिलिंड्रेट प्राणी कहां रहते हैं? समुद्र में, या तो अकेले अकेले रहते हैं या समूह बनाकर रहते हैं। अकेले अकेले रहते हैं या समूह बना। सिलिंड्रेट का शरीर कितने स्तर का होता है? अर्थात वास्तविक देखवा की उपस्थिति सिलिंड्रेट में भी नहीं है। इनका शरीर कैसा होता है? रेडियल। जबकि पोरीफेरा का कैसा होता था? एसिमेट्रिकल या बायलेटरल। एसिमेट्रिकल या उसके बाद जहां एक और पोरीफेरा के शरीर में उत्तक भी नहीं थे, इनका शरीर कहां तक विकसित हुआ है? उत्तक तक विकसित हुआ, अर्थात इसमें भी कोई अंग, अब तक 2 फाइलम मिला है जिसमें कोई भी अंग नहीं है। पोरीफेरा हो गया और सिलिंड्रेटा। तो ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि आखिर वे कौन से फाइलम है जीवों को जिसमें पहली बार अंग की उपस्थिति हुई है, और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि जीवों में कौन से अंग का उद्भव पहली बार हुआ है। फिलहाल अभी तो कोई अंग नहीं है। प्रजनन की तरीके पोरीफेरा की तरह ही है। इनमें भी रीजनरेशन की क्षमता है, यानी टूट जाएगा तो नए अंग उसके जगह क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। पढ़िए एक बार सिलिंड्रेट को। कोई दिक्कत? ये ऑनलाइन क्लास में फिर कमेंट बाजी हो रहा है। अक्षय कुमार प्रीति यादव का ये सिलिंड्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, कोई दिक्कत? पोरीफेरा समझ गए ना? तो सिलिंड्रेटा में बहुत कम अंतर है, दोनों समुद्र में है, एक चिपक रहता है एक चलता फिरता है। क्लियर है? अब जो जो जीव का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पोरीफेरा में कौन कौन जीव था? यूएस पंजिला, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, साइकन। इसमें पहला नाम याद रखिए, क्या? हाइड्रा का पहला नाम क्या है? हाइड्रा। आपको पूछेगा हाइड्रा में रक्त पाया जाता है? ऑरेलिया में रक्त पाया जाता है? किसी भी सिलेक्टेड में रक्त नहीं होगा, क्योंकि अंग ही नहीं है, तो रक्त कहां होगा? हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसको आप अगर टुकड़े टुकड़े करते जाइएगा तो रीजनरेशन की क्षमता कारण प्रत्येक टुकड़ा से नए जीव की क्या हो जाती है? उपस्थिति हो जाती है। जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है ना? हाइड्रा है, तो इसको अगर हम टुकड़े टुकड़े काटकर अलग करते जाए, टुकड़े टुकड़े काटकर अलग करते जाए, अलग करते जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए हाइड्रा बना सकता है। क्योंकि इसमें रीजनरेशन की क्षमता है। इसी कारण कहा जाता है कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण मौजूद है। हाइड्रा में क्या है? और ऐसा अमरत्व का गुण मौजूद है नहीं वास्तव में। ऐसा नहीं कि हाइड्रा अमर है, निश्चित आयु पूरी करने के बाद उसकी मृत्यु होती है, लेकिन अमरत्व का गुण इन कारणों से कहा जाता है कि अगर आप हाइड्रा को काटते जाइएगा, टुकड़े टुकड़े में काट दीजिएगा, तो प्रत्येक टुकड़ा से एक नया हाइड्रा विकसित होगा। प्रत्येक टुकड़ा से एक नया हाइड्रा विकसित होगा।
तो हाइड्रा का नाम इस संबंध में याद रखना है कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में कोई अमृत का गुण इसमें पाया नहीं जाता है। अमृत का गुण पाया जाता है, ये किस आधार पर हम कह रहे हैं उस बात को आप समझे कि नहीं समझे। दूसरा नाम रखना होगा ऑरेलिया। क्या? ऑरेलिया। ऑरेलिया को जेली फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेली फिश। क्या कहा जाता है? यानी देखिए, जेली फिश क्या वास्तविक मछली है? नहीं है। कभी कभी यही आता परीक्षा में कि जेली फिश वास्तविक मछली है, नहीं है। जेली फिश ऑरेलिया का प्रचलित नाम है। और ऑरेलिया को जेली फिश इसलिए कहते हैं कि ऑरेलिया जब वयस्क बनता है ना, तो इसका शरीर एकदम जेली के समान होता है। जेली समझ रहे ना, वो बालू लगाने वाले क्रीम सब की तरह जो होता है वही है जेली, ठीक है। तो जेली फिश कहा जाता है क्योंकि वयस्क होने के बाद इसका शरीर पूरा दूर से देखने पर जेली के समान लगता है, इसलिए जेली फिश कहा जाता है। तो अमृत का गुण किस सिलेंडरेट प्राणी में है? जेली फिश किसे कहा जाता है? क्या जेली फिश वास्तविक मछली है? जेली फिश वास्तविक मछली है। तीसरा नाम याद रखना पड़ेगा, मैट्रीडियम। मैट्रीडियम। मैट्रीडियम का प्रचलित नाम है सी एनीमोन। क्या नाम है? सी एनीमोन। क्या नाम है? चौथा नाम याद रखना है, गोर्गोनिया। गोर्गोनिया। इसे समुद्री पंखा कहा जाता है क्योंकि इसका शकल एकदम पंखे के समान होता है। गोर्गोनिया एक ऐसा सिलिंड्रेट जीव है जिनका शरीर पंखा, पंखा वही बांस वाला पंखा देखे हैं, पंखा ऐसे वाला पंखा, ठीक उसी तरह होता है गोर्गोनिया का स्ट्रक्चर, जिसके कारण गोर्गोनिया को क्या कहा जाता है? समुद्री पंखा कहा जाता है। पांचवा नाम याद रखने का, पेनाटुला। पेनाटुला का शरीर कलम की तरह होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समुद्री कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम। और छठा नाम याद रखना पड़ेगा, फाइसेलिया। क्या नाम रखना पड़ेगा? फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगाली जंगी जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्तगाली जंगी जहाज, क्योंकि इस फाइसेलिया की शरीर की आकृति एकदम जहाज के समान ही होती है, तो इसे इसीलिए इसे जंगी जहाज की संज्ञा दी जाती है। तो 6 नाम सिलिंड्रेट को याद रखेगा। हाइड्रा, इसमें अमृत का गुण पाया जाता है। ऑरेलिया, इसे जेलीफिश कहा जाता है। मेटेडियम, इसे सी एनीमोन कहा जाता है। गोर्गोनिया, इसे समुद्री पंखा कहा जाता है। पेनाटुला, समुद्री कलम कहा जाता है। पुर्तगाली जंगी जहाज किसे कहा जाता है? और ये सब डायरेक्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में किस चीज को समुद्री कलम कहा जाता है? किस चीज को समुद्री पंखा कहा जाता है? सी एनीमोन किसे कहा जाता है? अमृत का गुण किसमें मौजूद है? पुर्तगाली जंगी जहाज किसे कहा जाता है? पौड़ी फेरा समझे, सिलिंडरेटा समझे, कोई दिक्कत है? यहीं पर क्लास को स्टॉप मार देते हैं, बैठे रहिएगा सब, पहले हम निकलेंगे उसके बाद कोई निकलेगा। बैठे रहिए, बैठे रहिए, हमको काम है तो निकलने दीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, नहीं तो हम कूद के भी जा सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर ज्यादा लोड नहीं देंगे, उसके बाद तो नाम ही इतना अल्टर है ना जीव का, ठीक है। तो 2 फाइलम याद रखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक तरह से चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो रहा है बहुत। थोड़ी फेरा सिलिंडर समझ गए ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।